अब हम बात करेंगे सर्वोच्च सत्ता का देशी राज्यों के साथ संबंध 1858 से 1906 तक कैसे रहा। तो हम देखते हैं कि H.H. डॉडवेल इतिहासकार जो हैं उनके अनुसार 1858 से 1906 के संबंधों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि इस अवधि में देशी राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का अंकुश निरंतर बढ़ता गया। डॉडवेल ने बताया कि इन संबंधों की विशेषता देशी राज्यों के मामलों में ब्रिटिश प्रशासन का बढ़ती हुई मात्रा में हस्तक्षेप था और ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों पर अपना अंकुश निम्नलिखित साधनों के द्वारा स्थापित किया। हम उन साधनों की चर्चा करेंगे। पहला साधन था कई राज्यों और रियासतों में संधियों की व्याख्या करके। तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के समय तो 1857 से पूर्व देशी नरेशों के साथ विभिन्न स्तरों पर की गई संधियों पर विचार ही नहीं किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। परंतु ब्रिटिश सरकार ने सत्ता दृढ़ता से संभालने के बाद ही उन संधियों की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया और सर्वशक्तिशाली होने के कारण सरकार ने अपने मनमाने ढंग से उनका विश्लेषण किया और देशी नरेश अशक्त होने के कारण, निःशक्त होने के कारण उनका प्रतिरोध नहीं कर सके। जिस संधि की शर्त को वो अन्य रियासतों पर लागू कर देती थी और संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने देशी राज्यों पर अंकुश लगाते समय संधि की व्याख्याओं की जैसी चाही वैसी व्याख्या की और देशी नरेशों ने उस व्याख्या के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा साधन जो था वो समस्त भारत को उन्होंने एक मापदंड से देखा। वैज्ञानिक रूप से तो भारत दो श्रेणियों में विभक्त था। प्रथम श्रेणी में वे प्रांत थे जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित होते थे और गवर्नर जनरल उनके प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। दूसरी श्रेणी में वे 562 रियासतें थी जो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार से प्रशासित होती थी। इनके प्रशासन पर निगरानी वायसराय रखता था, परंतु गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। अतः समस्त भारत पर व्यवहारिक रूप से एक सा शासन ही स्थापित करना चाहता था। इसलिए 1858 के उपरांत भारत आने वाले गवर्नर जनरल्स में एक निगरानी की नीति अपनाई और आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश सरकार जो निर्णय लेती थी वे समस्त भारत को ध्यान में रखते हुए लिए जाते थे। भारत में जब रेलवे लाइनें बिछाई गई तो किसी भी देशी नरेश ने उनका विरोध नहीं किया। यही बात संचार साधनों के संदर्भ में भी हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा समस्त भारत की मुद्रा बन गई। व्यापार रुपयों के माध्यम से होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने जो कर व्यवस्था लागू की उसमें देशी राज्यों से भी सहयोग करने का अनुरोध किया गया। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टिकोण से समस्त भारत एक इकाई के रूप में व्यवस्थित और रूपांतरित हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन करके ब्रिटिश सरकार ने बौद्धिक क्षेत्र में भी सारे भारत को एक सांचे में ढालने का प्रयास किया। देशी राज्यों के कॉलेज ब्रिटिश प्रांतों में स्थापित विश्वविद्यालयों से ही संबंधित रहे। न्याय के क्षेत्र में भी समान कानूनों के आधार पर न्याय होने लगा। ये कुछ ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्यों की दूरी कम हो गई और समस्त भारत स्वतः ही एक प्रशासन के अंतर्गत आता चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त भारत को उन्होंने एक मापदंड से देखा और एक सूत्र में बांध दिया। आगे हम बात करें तीसरा साधन, तो सीमावर्ती राज्यों में उन्होंने सुदृढ़ शासन स्थापित किया। अधिकांश रियासतों की भौगोलिक सीमाओं में ब्रिटिश सरकार द्वारा विशेष परिवर्तन नहीं किए गए, परंतु सीमावर्ती राज्यों पर ब्रिटिश सरकार को कुछ विशेष ध्यान देना पड़ा। हालांकि उनके साथ भी उसी प्रकार की संधियां की गई जो अन्य देशी राज्यों के साथ की गई थी, परंतु देश की सुरक्षा के कारण ब्रिटिश सरकार के सीमावर्ती राज्यों के प्रशासन की ओर विशेष ध्यान देना पड़ा। उन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण कठोर रखा और उत्तरोत्तर वह कठोर ही बनाती चली गई। तब आगे हम देखते हैं कई भारतीय रियासतों में रेजिडेंटों का बहुत अधिक प्रभाव बढ़ गया। तो रेजिडेंटों का बढ़ता हुआ प्रभाव भी ये एक कारण बना। वायसराय और देशी राज्यों के मध्य रेजिडेंट ही होता था। प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया था
और उसकी नियुक्ति एक प्रकार से राजा के सलाहकार के रूप में होती थी। परंतु धीरे धीरे वह देसी नरेशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। वह राजा की प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रखने लगा और प्रत्येक कार्य की सूचना वायसराय को पहुंचाता था। अतः नरेशों के भाग्य का फैसला करने वाला रेजिडेंट ही हो गया। जिन नरेशों को राजगद्दी से हटाया गया था, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, वह सब रेजिडेंट के द्वारा ही किया गया था। उससे नरेशों में उनका आतंक छा गया और कोई भी नरेश उसकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य करने का साहस नहीं कर सकता था। इस संबंध में इतिहासकार डॉक्टर के.एम. पनीकर अपनी निजी अनुभव के आधार पर लिखते हैं कि रेजिडेंट की सलाह को नरेश आदेश के रूप में स्वीकार करते थे। वे आगे लिखते हैं कि रेजिडेंसी में होने वाली फुसफुसाहट गर्जना के तुल्य होती थी। अब हम देखते हैं कि अगला साधन क्या था। तो राज्य के उच्चाधिकारियों के माध्यम से वो ऐसे दिखावे में तो देसी नरेशों को अपने मंत्रियों की नियुक्ति में पूरी छूट थी, लेकिन प्रधानमंत्री प्रथम तो अंग्रेज ही नियुक्त होता था, और यदि अंग्रेज प्रधानमंत्री पद पर नहीं होता तो केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त व्यक्ति को यह पद दिया जाता था। इसके दो परिणाम होते थे। प्रथम, प्रधानमंत्री के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का आंतरिक मामलों में भी पूर्ण हस्तक्षेप रहता था, और दूसरे, प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता था और नरेश उसे हटा भी नहीं सकता था। हैदराबाद के निजाम ने सालार जंग को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। सालार जंग ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था और इस कारण अंग्रेज उससे प्रसन्न थे। अन्य तत्कालीन जो कारण गवर्नर जनरल था सर जॉन लॉरेंस, निजाम को बाध्य कर देता है कि वह सालार जंग को प्रधानमंत्री पद पर कायम रखे। इसी प्रकार अन्य राज्यों के प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति में भी ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करती थी। आगे हम देखते हैं कि ये एक सर्वोच्चता सिद्ध करने का अन्य एक साधन था दरबारों का आयोजन। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु नए नए तरीके अपनाए। उनमें भव्य दरबारों का आयोजन करना भी एक प्रमुख साधन था। 1875 में, 1877 में, 1903 में, 1911 में भव्य दरबारों का आयोजन किया गया। और इन दरबारों के आयोजनों के संदर्भ में इतिहासकार के.एम. पनीकर लिखते हैं कि दरबारों का आयोजन करने का उद्देश्य था देसी रियासतों को पूरी तरह से अधीन करना और उन्हें राजभक्ति के लिए प्रेरित करना। ब्रिटिश सरकार ने और कई ऐसे अन्य साधन अपनाए जिससे उनकी रियासतों में भारत में सर्वोच्चता सिद्ध होती थी। तो 1884 में लॉर्ड डफरिन ने देसी राज्यों में दौरा करने की नीति अपनाई। इस यात्रा के माध्यम से वायसराय राजा को अपनी सर्वोच्चता का परिचय देता था। वह उसकी पत्नी राजा और रानी से अमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार करते थे। यह परंपरा अंत तक प्रचलित रही। अगला था कि कुछ नेक्स्ट पॉइंट ये भी था कुछ अन्य साधनों में कि वयस्कों को राजा बनाते समय वायसराय हस्तक्षेप करने लगे थे और ऐसे अवसर ब्रिटिश सरकार के लिए स्वर्णिम होते थे। अल्पवयस्क राजकुमारों की बालिग होने तक ब्रिटिश सरकार अपने संरक्षण में रखती थी। और इसके अलावा कुछ और भी साधन थे, जैसे देशी नरेशों को विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित करके भी ब्रिटिश सरकार देशी नरेशों को अपने अधीन बनाने का प्रयास करती थी और ऐसा शो करती थी कि वो उनके अंडर में है। ब्रिटिश सरकार से उपाधियां पाकर देसी नरेश स्वयं को गौरवान्वित समझते थे। अतः इन उपाधियों की प्राप्ति हेतु भी देसी नरेश अंग्रेजों की अच्छी सेवा करते थे। इस प्रकार ये कुछ ऐसे साधन थे